नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे जहाज की कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, टाइटैनिक। हाँ बिल्कुल, टाइटैनिक। एक ऐसा नाम जो सुनते ही कितनी सारी तस्वीरें, कितनी कहानियां जहन में आ जाती हैं। सही कहा। और हम आज इसी पर थोड़ी और विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। हमारा मकसद रहेगा कि इसके बनने से लेकर इसकी वो पहली और आखिरी यात्रा और उसके डूबने के कारण और कुछ ऐसी बातें जो शायद कम लोग जानते हैं, उन पे बात करें। और शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इसे कहा गया था कभी न डूबने वाला जहाज। हाँ, द अनसिंकेबल शिप। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये विडंबना ही है ना? टाइटैनिक सिर्फ लोहा और लकड़ी का ढांचा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस समय की इंजीनियरिंग की एक मिसाल था। महत्वाकांक्षा, विलासिता और हाँ, कहीं ना कहीं एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस भी झलकता था उसमें। और इसका बनना भी 1909 से 1912 के बीच बेलफास्ट में, उस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज। वाकई। और फिर वो दिन 10 अप्रैल 1912, जब ये साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला। सोचिए जरा क्या माहौल रहा होगा। हाँ, करीब 2200 से ज्यादा लोग, अमीर बिजनेसमैन, यूरोप से अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में निकले परिवार, मजदूर। सब अपनी उम्मीदें लेकर सवार हुए थे, जैसे एक तैरता हुआ शहर हो। बिल्कुल। लेकिन ये शानो शौकत, ये उम्मीदें बस 4 दिन चलीं। हाँ, 14 अप्रैल 1912 की रात, वो सर्द अंधेरी रात, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और वो विशाल आइसबर्ग टक्कर। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग जहाज पर थे, उनमें से कई को शुरू में शायद टक्कर बहुत मामूली लगी। हाँ, शायद एक हल्का सा झटका, लेकिन असल नुकसान तो पानी के नीचे हुआ था। सही। बर्फ ने जहाज के निचले हिस्से को, मतलब स्टारबोर्ड साइड को, करीब 300 फीट तक चीर दिया था, जैसे कोई कैन ओपनर खोल दे। और यहीं पर वो अडूबनीय डिजाइन वाली बात आ जाती है, वो 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स। हाँ, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस्ड इंजीनियरिंग थी। सोचा ये गया था कि अगर 2, 3 या तक कि 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तो भी जहाज तैरता रहेगा। पर हुआ ये कि आइसबर्ग ने कम से कम 5, शायद 6 कंपार्टमेंट्स को डैमेज कर दिया। ओ, और एक और अहम बात, वो जो वाटरटाइट दीवारें थीं, बल्कहेड्स जिन्हें कहते हैं, वो ऊपर डेक तक पूरी तरह सील नहीं थी, शायद ई डेक तक ही ऊंची थी। अच्छा। तो मतलब जैसे ही आगे के कंपार्टमेंट्स पानी से भरे, जहाज आगे से झुकने लगा और फिर पानी वो दीवारों के ऊपर से बहकर अगले कंपार्टमेंट में जाने लगा। जैसे आइस क्यूब ट्रे में पानी एक खाने से दूसरे में चला जाता है अगर उसे झुकाएं तो। बिल्कुल वैसा ही। डिजाइन में ये कमी रह गई थी या शायद इस तरह की क्षति का अंदाजा ही नहीं लगाया गया था। तो जो सुरक्षा का इंतजाम था वो एक तरह से नाकाफी साबित हुआ। हाँ, और फिर देखते ही देखते कुछ ही घंटों में 15 अप्रैल की सुबह करीब 2:20 पर वो जहाज पूरी तरह डूब गया। और ये सिर्फ जहाज का डूबना नहीं था, ये एक भयानक मानवीय त्रासदी थी। बिल्कुल। 1500 से ज्यादा जाने गईं। सोचिए, 1500 लोग और सिर्फ 705 ही बच पाए। और इसका एक बड़ा कारण वो लाइफ बोट्स की कमी थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। नियमों के हिसाब से तो लाइफ बोट्स की संख्या ठीक थी, मतलब उस वक्त के कानून के मुताबिक। लेकिन वो नियम जहाज के आकार के हिसाब से पुराने पड़ चुके थे। मतलब जितनी लाइफ बोट्स थीं, वो जहाज पर मौजूद लोगों में से आधे को भी नहीं बचा सकती थी। हाँ, आधे से भी कम के लिए जगह थी। ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही थी। और बचाव के दौरान वो जो पहले महिलाएं और बच्चे वाली नीति थी, उसका क्या असर रहा? और क्या उसमें सामाजिक भेदभाव भी हुआ? देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कई अफसरों ने तो पूरी कोशिश की कि पहले महिलाओं और बच्चों को ही बिठाया जाए। इसी वजह से फर्स्ट और सेकंड क्लास में महिलाओं और बच्चों के बचने का रेट पुरुषों से ज्यादा था। लेकिन थर्ड क्लास में डेक तक पहुंचने में ही दिक्कत हुई। रास्ते बंद थे, भाषा की दिक्कतें थीं और जानकारी भी सही से नहीं मिली। और कुछ लाइफ बोट्स तो शायद पूरी भरे बिना ही चली गईं। हाँ, ऐसा भी हुआ। डर और अफरा तफरी के माहौल में कुछ लाइफ बोट्स को जल्दी में रवाना कर दिया गया, जबकि उनमें और लोग आ सकते थे। रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि फर्स्ट क्लास के यात्री के बचने की संभावना थर्ड क्लास वाले से कहीं ज्यादा थी। ये तो कहानी को और भी दुखद बना देता है। अच्छा, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कम सुनने को मिलती हैं, जैसे क्या ये सच है कि कुछ पालतू जानवर भी बचाए गए थे? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये सच है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कम से कम 3 छोटे कुत्ते, जिन्हें उनके मालिक फर्स्ट क्लास के थे,
शायद गोद में या कंबल में छुपाकर लाइफ बोट तक ले आए थे। वो बच गए। और एक जापानी यात्री थे, मसाबुमी होसोनो। वो बच गए थे, पर उन्हें अपने देश में आलोचना झेलनी पड़ी। हाँ बिल्कुल, वो टाइटैनिक पर अकेले जापानी यात्री थे। जब वो बचकर जापान वापस पहुंचे तो वहाँ के समाज ने खासकर उस समय की समुराई संस्कृति और इज्जत के कोड के हिसाब से उन्हें कायर कहा कि उन्होंने दूसरों के साथ मरने के बजाय अपनी जान बचा ली। ये तो बहुत अजीब बात है, उस समय के समाज की सोच दिखाता है। बिल्कुल। एक और तस्वीर जो हमेशा याद आती है वो है जहाज के म्यूजिशियंस की, वो बैंड जो आखिरी वक्त तक बजाता रहा। क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? नहीं, ये काफी हद तक सच है। बचे हुए लोगों ने बाद में बताया कि कैसे वैलेस हार्टले और उनके साथी म्यूजिशियंस डेक पर खड़े होकर म्यूजिक बजाते रहे, शायद लोगों का डर कम करने के लिए या उन्हें शांत रखने के लिए। हिम्मत की बात है। हाँ, आत्म बलिदान का एक प्रतीक बन गया वो। अगर आज के जमाने में टाइटैनिक जैसा जहाज बनाना हो तो कितना खर्चा आएगा और इसका मलबा कब मिला था? आज के हिसाब से देखें, महंगाई वगैरह जोड़कर, तो अनुमान है कि शायद $700 मिलियन या उससे भी ज्यादा। बाप रे। और मलबा खोजना भी आसान नहीं था। अटलांटिक की गहराइयों में करीब 12,500 फीट नीचे ने ये 1985 में मिला डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम को, डूबने के 73 साल बाद। तो कुल मिलाकर टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं है, ये इंसान की महत्वाकांक्षा, टेक्नोलॉजी की सीमाएं, प्रकृति की ताकत, क्लास डिफरेंस, बहादुरी और शायद थोड़ी लापरवाही, इन सब का मिला जुला किस्सा है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि हम टेक्नोलॉजी में चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, क्या हम कभी प्रकृति की असली ताकत को या अपनी मानवीय भूलों की संभावना को कम आंक लेते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना 100 साल पहले था।